करेक्टर सेट एंड कमेंट, तीन चीजों को कवर किया था। आज हमें नेक्स्ट फंडामेंटल पढ़ना है। क्यों पढ़ना है इसके आंसर की बात करेंगे। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि मुझे अपने प्रोग्राम में किसी वैल्यू को प्रिंट करना है, लेट अस सपोज किसी की एज प्रिंट करनी है 20। उसके बाद मुझसे कहा गया मुझे ईयर की वैल्यू प्रिंट करनी है 2023। फिर से मुझसे कहा गया कि आप एज की वैल्यू जो 20 थी प्रिंट करिए, ठीक है। फिर मुझे कुछ और प्रिंट करने के लिए कहा गया, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर हाई। फिर से मुझे एज प्रिंट करने के लिए कहा गया। सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। अब मुझसे ये कहा गया ये प्रोग्राम अभी जो 5 लाइन्स का है, इमेजिन करिए ऐसे करते करते मैं 100, 200, 500 लाइन्स लिख चुका हूँ। और उन 500 लाइन्स के कोड में मुझसे कई बार एज की वैल्यू प्रिंट कराएगी, जो कि अभी 20 दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझसे एक दिन कहा गया कि वो एज की वैल्यू ना गलत लिख दी थी हमसे, 20 नहीं है वो 30 है। अब 500, 1000 लाइन्स के कोड में मैंने कई बार एज की वैल्यू 20 लिखी थी। अब जहां जहां लिखी थी पहले मुझे उन स्टेटमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा कहाँ कहाँ लिखी थी, और फिर हर जगह जा जाकर मुझे उनको क्या करना होगा, 30 करना होगा। तो अब ये मेंटेनेंस कहलाती है, ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। अभी तो चलो फिर भी 4-5 लाइन थी, मैंने ढूंढ के फटाफट से कर दिया। लेकिन जो आप इमेजिन कर रहे थे कि 100 और 500 लाइन्स का कोड है, और उसमें भी बीच में कई जगह लिखा होगा एज की वैल्यू 20, हर जगह जाके अब 30 करना है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन तो आएगी आएगी, और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। अब सोच कर देखो, एक एम्प्लॉय 9 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, वो तो काम कर ही रहा है। प्रोडक्टिविटी के नाम पर क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। जितना टाइम उसने पहले लगाया था उससे ज्यादा टाइम अब उसको सही करने में लगा देगा। नया क्या करा उसने, नया कुछ नहीं करा। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की नीड आ रही है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में कई बार यूज करना चाहते हैं, तो आप अभी क्या कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है उसको लिख लेते हैं। लेकिन सिखाया क्या जा रहा है, आपको पहले इस वैल्यू को अपने प्रोग्राम में कहीं स्टोर कर लेना चाहिए। जैसे हम मूवी को स्टोर कर लेते हैं पेन ड्राइव के अंदर, सीडी के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर, उसी तरह से हम प्रोग्राम के अंदर भी अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जब प्रोग्राम में हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या करा जाता है, वैल्यूज को स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो अब हमसे क्या बोला गया, उन वैल्यूज को खास तौर पे आप पहले प्रोग्राम में वेरिएबल में स्टोर करिए, जिनका इस्तेमाल एक से ज्यादा जगह पर किया जाना है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो एज की वैल्यू आपने पहली बार 20 बताई थी, उस 20 को मैं प्रोग्राम में जहां जरूरत आ रही है वहां डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। पहले 20 को एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। सिंटैक्स, पहली बार कोई चीज सुनी है तो उसका सिंटैक्स हमें नहीं आता होगा, हमें सीखना पड़ेगा। तो वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स होता है, वेरिएबल का एक नाम रखेंगे जो उसकी पहचान होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से कई सारी वैल्यूज हैं जो आप अपने प्रोग्राम में स्टोर कर सकते हैं, और हर वैल्यू को वेरिएबल में आप स्टोर करेंगे तो अलग अलग पहचान देनी पड़ेगी। वेरिएबल का नाम ही क्या होगा, उसकी पहचान। तो मैंने क्या करा, वेरिएबल का नाम क्या रखें, एक्स रख लो, और इक्वल टू सिंबल का यूज करके उसमें एक वैल्यू को स्टोर कर। तो इस लाइन का मीनिंग हो गया कि 20 वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया या असाइन कर दिया कहाँ पर, एक वेरिएबल में जिसका नाम हमने क्या माना है, एक्स। ये हमारी पसंद का है, आप इसका नाम कुछ और मान सकते हैं। एक्स क्यों माना, गणित में जब कुछ भी समझ में नहीं आता था तो माना एक्स, माना वाई। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था, बस पता था एक वेरिएबल लेना है, माना एक्स, फिर भी एक्स मान लिया ऐसी तरह से, ठीक है। कायदे से मानना क्या चाहिए, रीडेबिलिटी जिससे इंक्रीज हो। तो आपने 20 को क्या माना है, हमने कहा किसी की एज माना है, तो वेरिएबल का नाम एक्स की जगह एज ही मान लो। अब जब तक ये एक्स तक किसी को नहीं पता था ये 20 एज है। 20 किसी के मार्क्स भी हो सकते हैं, 20 पता नहीं क्या क्या हो सकता है दुनिया के अंदर। लेकिन अगर वेरिएबल का नाम मैं एक्स की जगह एज कर दूं तो अब रीडेबिलिटी बहुत बढ़ गई।
अब इस लाइन को पढ़कर मुझे समझ में आ जाएगा कि 20 किसी की एज है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब क्या होगा, पूरे प्रोग्राम में जहां भी आप एज की वैल्यू 20 यूज करना चाहते हैं, आपने उसे जिस वेरिएबल में स्टोर किया है उस वेरिएबल का यूज करें। और जब प्रोग्राम में वेरिएबल का यूज करते हैं तो उसको स्ट्रिंग में नहीं लिखते हैं। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो फिर तो वो क्या हो गया, सिंपल स्ट्रिंग हो गया, और एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा। देखो अगली बार मैंने लिखा ऐसे कर, फिर यहाँ लिख दिया ऐसे कर, वहां पर एज इट इज ही आ गया, क्योंकि आपने उसको क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। स्ट्रिंग नहीं बनाना है, वेरिएबल है, डायरेक्ट लिखा जाए। अब पूरे प्रोग्राम में जहां भी एज की वैल्यू 20 है, 20 मिल रही है। अब किसी ने मुझसे कह दिया गलत हो गया, 30 थी, तो एक जगह चेंज करना है। अब पूरे प्रोग्राम में जहां भी एज वेरिएबल यूज हो रहा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। काम बहुत आसान हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो इसका मतलब सर हमें ये लग रहा है कि जब भी प्रोग्राम में कोई वैल्यू यूज करनी हो, सेफर साइड पहले उठाकर उसे कहाँ रख दो, एक वेरिएबल में रख दो। हमने कहा अच्छी प्रैक्टिस तो यही है, हमें ऐसा करना ही चाहिए। कभी भी डायरेक्ट वैल्यू को प्रोग्राम में यूज नहीं करना चाहिए, पहले वैल्यू को उठाकर एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए, फिर उस वेरिएबल के थ्रू आप अपनी वैल्यू को प्रोग्राम में कहीं कर सकते हैं। फायदा जो भी आपने देखा, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब कभी अगर चेंज करना पड़ेगा तो एक लाइन पे चेंज करें, और पूरे प्रोग्राम में जहां जहां वो वेरिएबल यूज हो रहा होगा सब जगह चेंज, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल का। अब बात आती है स्पेसिफिक होकर, हम सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करेंगे, बाकी चीजें प्रोग्राम से हटा देते हैं, बाकी चीजें तो समझाने के लिए इतना भी ठीक है, वेरिएबल को समझनी चाहिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। हमने कहा नहीं, वेरिएबल का नाम क्या दिया जा सकता है, उसके पाइथन के कुछ रूल्स, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम का पहला लेटर या पहला करेक्टर या तो कोई अल्फाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। ये अल्फाबेट है, हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। वेरिएबल के नाम में डिजिट आ सकती है, लेकिन जो डिजिट है वो फर्स्ट करेक्टर नहीं बन सकता। अगर आपने वेरिएबल के नाम में एज 1 की जगह 1 एज लिख दिया तो उसी समय एरर आ जाएगी, आगे तक कोड रन ही नहीं होगा। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकता। वेरिएबल के नाम में कोई भी सिंबल नहीं आ सकता, अंडरस्कोर अलाउड है, उसके अलावा कोई सिंबल अलाउड नहीं। आप बोले नाम रखूंगा मैं A+D, एरर आ जाएगी, A/N/D, सब एरर आएंगे। तो वेरिएबल का नाम सिर्फ अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, अपर केस लोअर केस का कोई मैटर नहीं। लेकिन जो वेरिएबल जिस केस में लिखा है उसी में यूज करना है। आपने बनाते समय ए कैपिटल बनाया है, अब यूज करते समय ए आपने लोअर केस कर दिया, इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, एरर आ जाएगी। इस बार क्या आएगा, एज तो डिफाइन ही नहीं है। अब हमें सजेशन मिल रहा है, कह रहा है एज इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन, क्या आपका मतलब ये तो नहीं था। सजेस्ट भी कर रहा है कि शायद आप ये लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो वेरिएबल लोअर केस में बनाया गया है वो लोअर केस में यूज किया जाएगा, अपर केस में बनाया गया अपर केस में यूज, या जो जिस केस में बनाया गया वो उसी केस में एज इट इज यूज किया जाएगा। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी वेरिएबल का नाम हम मैक्सिमम कितने करेक्टर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपने 3 करेक्टर लिखे हैं, मैं लिख दूं इसमें एज की जगह माई एज, 5 करेक्टर हो गए। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ करेक्टर जो वेरिएबल को बनाने में यूज किए जा सकते हैं कितने हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है पाइथन में। आप देखो आपको कितने से ज्यादा अच्छी रीडेबिलिटी मिल रही है। अब जैसे मान लो किसी को एज की जगह पर यूज करना है डेट ऑफ बर्थ, किसी की डेट ऑफ बर्थ 1990 है मान, तो अब वेरिएबल का नाम वो क्या लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ,
अब इसमें कितने करेक्टर हमने कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देखो 11 से भी काम चलेगा हमारा तो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वेरिएबल का नाम जब काफी बड़ा हो जाए, जैसे कि अभी शायद हो गया है लाइन नंबर 4 के, वेरिएबल का नाम काफी बड़ा सा हो गया है, ठीक है। अब आपको इसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी या थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक साथ काफी बड़ा वर्ड आ गया है हमारा। अब कोई अचानक से अभी क्लास में एंटर कर जाए, उसको लाइन नंबर 4 को पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा देन यू, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि चल क्या रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें स्पेस लगा पाऊं, काश, अब रीडेबिलिटी अच्छी हो गई। लेकिन फिर आपने तो मना किया था कि वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आता है। सोचो जब आप एक तरफ वेरिएबल के नाम में 15 20 50 कैरेक्टर लिखोगे, स्पेस देने की कोशिश खुद ही करोगे, वरना रीडेबिलिटी खत्म हो गई अपनी, ठीक है। अब ये एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसी वजह से अंडरस्कोर को अलाउड किया गया है कि ये स्पेस जैसा इल्यूजन देता है, स्पेस होता भी नहीं है और स्पेस जैसा काम भी ये हमारा करता है। तो जब भी वेरिएबल का नाम आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा हो जाए, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आपको हमेशा अंडरस्कोर का सहारा लेना चाहिए। इससे रीडेबिलिटी आपकी बनी रहती है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते डीओबी, हमने कहा ये कर लो, डीओबी कर लो। देखो ये आपको बताया जा रहा है कि अगर आप एक्रोनिम यूज कर सकते हैं इस तरह से, सामने वाले को समझा सकते हैं एक्रोनिम का यूज करके कि डीओबी वाला डेट ऑफ बर्थ ही होता है, अच्छी बात है। लेकिन हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं होगी आपकी कि आप एक बड़े वेरिएबल को इस तरह से छोटे एक्रोनिम में दिखा पाए कि डीओबी लिख दिया, ठीक है। तो आप अगर दिखा पाए तो अच्छी बात है, ना दिखा पाए तो सजेशन है अंडरस्कोर यूज करना। वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता। जैसे पाइथन में कीवर्ड है इफ, आप कहें मैं वैल्यू रखूंगा इफ को 20, सर इसका मतलब तो ये हो गया कल जो पढ़ाया था वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। कल आपने पढ़ाया था कीवर्ड को बदल नहीं सकते, उसका मीनिंग नहीं बदल सकते, आप तो यही कोशिश कर रहे हो। इफ कीवर्ड का कोई मीनिंग पाइथन ने रखा है, अब आप करो नहीं वो हट जाए 20 हो जाए, फिर तो ये गलत है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आप किसी भी वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते। अच्छा ये बताओ, ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सही तो है, सिंटैक्टिकली सही है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। चलेगा, आगे यूज करेंगे तो यूज भी होगा, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल का नाम जो आ रहा है हमारा, वो सिर्फ अंडरस्कोर से या अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। डिजिट अलाउड है बट नॉट एज फर्स्ट करेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अगर उसको कंक्लूड करके हम एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लें, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी। हमने कहा देखो, अभी बताओ मैं अभी जो लिख रहा हूँ ये कमेंट लिख रहा हूँ, हमने कहा नहीं, आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिखना है, जिसको समझाने के लिए मैं अभी यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वेरिएबल। क्या डेफिनेशन है वेरिएबल की, इतने से अगर मुझे वेरिएबल की डेफिनेशन बनानी हो तो क्या बनेगी। मैंने कहा देखो, ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए वैल्यू। ये किसी किताब में लिखी है नहीं लिखी है वो छोड़िए, जो मैंने समझाया है और जो लिखा हुआ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने यही समझाया कि वैल्यू का एक नाम दे देते हैं, 30 को एक नाम दे दिया एज, तो यही तो लिख दिया मैंने, इसी बात को लिख दिया। वेरिएबल पूछे क्या होता है बता दो, ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए वैल्यू। इसका फायदा आपने बताया कि अब उस वैल्यू को उस नाम से हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कितनी बार नहीं यूज कर सकते हैं। बदलना होगा तो एक बार बदलेंगे, काम हमारा, ठीक है। तो ये वेरिएबल की हमारी क्या हो गई, अब तक जो हमने पढ़ा उस हिसाब से एक डेफिनेशन बनकर तैयार हो गई, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए सिंटैक्स क्या निकला इसका, सिंटैक्स ये होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट
माइट बी अदर लैंग्वेज में भी होता होगा, जावा में भी वेरिएबल होता होगा, सी में भी होता होगा, सी प्लस प्लस में भी होता होगा, और भी लैंग्वेजेस होंगे जिनको हम नहीं जानते होंगे, उनमें भी शायद ये टॉपिक होता हो। अब सिंटैक्स पाइथन का अलग है, जावा का अलग है, डॉट नेट का अलग है, पीएचपी का अलग है। तो लैंग्वेज के बदलने से कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, लैंग्वेज के बदलने से सिंटैक्स बदलते हैं। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो एक अच्छा इंटरव्यूअर आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है, सिंटैक्स नहीं पूछता। क्योंकि सिंटैक्स आज जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं, कल को शायद वो लैंग्वेज ट्रेंड में ना हो, बट जो नई लैंग्वेज आएगी कॉन्सेप्ट उसमें भी होगा वेरिएबल का। तो इसीलिए ज्यादातर इंटरव्यूअर, जो अच्छे इंटरव्यूअर होते हैं, वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं रादर देन सिंटैक्स। सिंटैक्स आप कहीं से देख लो, गूगल से देख लो क्या होता है ना, क्योंकि हर लैंग्वेज का अलग अलग है। कितना याद रखोगे, कब तक याद रखोगे? कॉन्सेप्ट एक ही है, एक बार सीख लिया हमेशा काम में आएगा, पूरी लाइफ काम में आएगा। बराबर। अब हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो सिंटैक्स हम पढ़ना ही होगा, क्योंकि जब तक सिंटैक्स पढ़ेंगे नहीं हम लिख ही नहीं सकते कोड। ठीक है, तो सिंटैक्स में क्या होता है, वेरिएबल का नाम होता है, इक्वल टू सिंबल, इक्वल टू सिंबल को असाइनमेंट सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, अपनी वैल्यू। ये क्या हो गया, इसका सिंटैक्स हो गया। वेरिएबल का नाम से पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप लगाया जाता है, पाइथन में ऐसा कोई टॉपिक नहीं। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सिंटैक्स होता है, वेरिएबल डिफाइन करने का। पाइथन में ये सिंटैक्स नहीं, पाइथन में जो है वो हमने लिखा और यूज भी करके देखा, चल भी रहा है। और आपको नहीं सर चीज ऐसा लगा दो, जैसे ही लगाओगे एरर आ जाएगी। बराबर, ये हो गया हमारा सिंटैक्स। अब अगली बात आती है हमारा कि जो आपने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये हमारा एक वैल्यू हो सकती है, एक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, अब रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम को डिफाइन करने के रूल्स क्या है? 1 to n करेक्टर। ठीक है, वेरिएबल के नेम में 1 to n करेक्टर हो सकता है। दूसरा रूल क्या है हमारा, कीवर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल। तीसरा रूल क्या पढ़ा था, सिंबल्स आर नॉट अलाउड। ब्रैकेट में क्या लिख दें, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल अलाउड नहीं, ना डॉलर ना हैश, कुछ भी अलाउड नहीं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डॉलर भी अलाउड होता है, पाइथन में डॉलर सिंबल अलाउड नहीं। ठीक है, सिंबल्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। डिजिट्स आर अलाउड बट नॉट एज फर्स्ट करेक्टर। डिजिट्स आर अलाउड बट नॉट एज फर्स्ट करेक्टर। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका नाम देने के क्या रूल है, ये हमारी समझ में तो पूछे क्यों वेरिएबल, क्यों पढ़ रहे हो इसको? दो वजह। पहली वजह जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, पहली वजह क्या है, टू रीयूज ए वैल्यू एनीवेयर इन प्रोग्राम इजी। ठीक है,
तो किसी भी वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में रीयूज करना चाहते हैं कहीं भी आसानी से, तो आप उसे कर सकते हैं। एक बार आप वैल्यू को स्टोर कर दें वेरिएबल में, अब उसे जितनी बार रीयूज करना है उस वैल्यू को वेरिएबल के नाम से यूज अपना कर सकते हैं। दूसरी वजह, पहली वजह का तो प्रोग्राम मैंने बना भी दिया, समझा भी दिया। दूसरी वजह का मैंने अभी ना कोई प्रोग्राम बनाया ना मैंने समझाया, तो पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं लिखूंगा। हम इमेजिन करते हैं कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और वो प्रोग्राम हमारा दो नंबर को मल्टीप्लाई करता है। 4 की मल्टीप्लाई 5 से करती है, हो गया 20। सर ऐसा नहीं हो सकता, इस प्रोग्राम को अब मैं जितनी बार चलाऊं हर बार अगर ये नंबर बदल जाए तो ये प्रोग्राम अच्छा नहीं हो जाएगा। भाई इमेजिन करो कैलकुलेटर जो हमारा होता है रियल लाइफ वाला चाहे मोबाइल वाला, वो मल्टीप्लाई अपने नंबर का नहीं करता है, हमसे पूछता है बताओ किस नंबर का करूं मल्टीप्लाई। तो हमारा प्रोग्राम ऐसे नहीं पूछ सकता, मल्टीप्लाई करे लेकिन किन नंबर का मल्टीप्लाई करना है अपने आप पे क्यों डिसाइड कर रहा है, 4 और 5 का करना है। हमसे पूछे बताओ कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, तो आंसर है जस्ट हम ऐसा कर सकते। बट प्रॉब्लम क्या आएगी प्रोग्रामर के लिए, प्रॉब्लम ये आएगी कि मतलब मुझे नंबर पता ही नहीं है। हमने कहा जिस समय आप कोड लिखेंगे उस समय आपको नंबर पता ही नहीं, वो तो जब प्रोग्राम चलेगा यूजर आएगा पता नहीं कब आएगा तब देगा नंबर हमारा वो। तो अभी क्या करोगे, हमने कहा अभी तो फिर कुछ है ही नहीं लिखने को। तो सर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, आप प्रोग्राम रन करा लो एरर आ जाएगी, कुछ तो बताना ही पड़ेगा किन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता हमें नंबर अभी। तो यहाँ पर टॉपिक आता है फिर से वेरिएबल। अगर आपको कोई वैल्यू पर ऑपरेशन करना था और वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप चाहते हो वो रन टाइम पर यूजर से आएगी, डेटाबेस से आएगी, नेटवर्क से आएगी, फाइल से आएगी, तो आप उस वैल्यू को एक नेम दे देते हैं। ये तो लिखा है मैंने, ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए वैल्यू। तो हमने पहली वैल्यू को एक नाम दे दिया एक्स, दूसरी वैल्यू को एक नाम दे दिया वाई, और ये जो नाम है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल नहीं होता तो ये टॉपिक होता ही नहीं पूरा कभी। अब क्या करो, अब आप एक्स की वैल्यू यूजर से इनपुट करने का कोई पहले सीखेंगे पाइथन में क्या होता है, फिर बोलेंगे। अभी हम वो आता नहीं है बट हम एक दिन आएगा सीख जाएंगे। लेकिन वहां पर जरूरत किसकी पड़ी हमें, वेरिएबल। तो जब प्रोग्रामर को कोड बनाना हो और उस कोड में उसे कुछ वैल्यूज की जरूरत है लेकिन वैल्यू उसको अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या मान ले, उन वैल्यूज को कोई नाम दे दे और उन्हीं नाम को क्या बोलते हैं, वेरिएबल का। तो अगर वेरिएबल का टॉपिक नहीं होता तो कभी रन टाइम इनपुट का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, क्योंकि प्रोग्रामर को लिखते समय खुद नहीं पता कि वैल्यूज कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो दूसरा पर्पज हमारा यही होता है, टू वर्क विद रन टाइम वैल्यू। रन टाइम वैल्यू के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं। अगर आपके कोड में इन दोनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको वेरिएबल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिर पढ़ोगे तो आपको बोझ लगेगा वेरिएबल का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, फिर हम दोनों में से कोई चीज होता है नहीं। एक वैल्यू एक ही बार यूज करनी थी, क्यों बनाए रहो वेरिएबल, नहीं बनाना चाहिए। जहां यूज करनी है सीधा वहां लिख दो प्रिंट में, क्यों लिख रहे हो वेरिएबल का नाम है। आपको यूजर से डेटा नहीं चाहिए, क्यों बना रहे हो आप वेरिएबल। तो अगर किसी को इन दोनों में से कोई भी नीड नहीं है तो वो वेरिएबल शायद यूज ही नहीं करेगा अपने प्रोग्राम। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके रूल क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ये सारा आ गया। अब जैसे मैंने लिख तो दिया ये पूरा प्रॉपर नोट की फॉर्म में, क्या ये मल्टीलाइन स्ट्रिंग हमने कहा है, एक काम करें इस पूरे को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। हमने कहा जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया, मान लीजिए मैसेज नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और इस मैसेज वेरिएबल के अंदर हमने क्या डाल दिया, इस पूरी स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब क्या मैं इसको आगे प्रिंट कर सकता हूँ, हमने कहा देखो कर सकते, कोई नहीं कर सकते, है तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग ही, जो जो आपने लिखा आउटपुट में सब प्रिंट हो जाएगा, आराम से पढ़ो। वेरिएबल क्या ये होता है, इसका सिंटैक्स ये है, रूल ये है। फिलहाल मैं आगे अब ऐसा मैसेज प्रिंट नहीं करूंगा, बस ऐसे ही लिखता रहूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं
कि इसका नाम वेरिएबल क्यों होता है। इसका नाम स्टोरेज होना चाहिए था कायदे से, क्योंकि ये वैल्यू स्टोर करता है। इसका वेरिएबल रखने के पीछे क्या वजह रही होगी रखने वाले की। तो इसके नाम को जब हम तोड़ते हैं तो एक होता है वेरी और एक होता है एबल। वेरी जो बदलता रहे, वेरी करता रहे, फिक्स ना हो। एबल माने योग्य, जो अपनी वैल्यू को बदल सके, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या मतलब है सर इसका, एक अलग प्रोग्राम से इस बात का मतलब समझेंगे। आपने कहा, अब हम छोटे नाम ले लेते हैं एक्स वाई जेड। एक्स इक्वल टू 5, प्रिंट करा दिया है। अब ये बताइए, आगे के प्रोग्राम में क्या ये वेरिएबल अपनी वैल्यू बदल सकता है। हमने कहा यही तो नाम है, वेरिएबल, बदल सकता है। इसी बात को जताने के लिए हेडिंग का नाम क्या रखा गया था, इसके वेरिएबल रखा। अगर इसका नाम स्टोरेज रखते तो उसमें सेंस नहीं आता है ना। दैट मीन्स मैं आगे जाकर लिख दूंगा एक्स इक्वल टू 10। तो अब ये बताइए, पूरे प्रोग्राम में एक्स की वैल्यू 5 होगी या 10 होगी। तो आप अपने प्रोग्राम को एक टाइम के साथ कंसीडर करिए। जैसे आपकी लाइफ का टाइम है, आप 1 साल के हो, फिर 2 साल के हो, फिर 3 साल के हो, फिर 4 साल के हो। आपकी हाइट थ्रू आउट लाइफ एक तो नहीं है। समय के साथ आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट समय के साथ चेंज हो रहा है। समय को प्रोग्राम में लाइन कहते हैं। इस समय कोई और है, ये समय दूसरा है, ये समय तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। हर लाइन एक अलग पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो रही है। तो आप एक्स की वैल्यू 5 है या 10 है, ये पूरे प्रोग्राम के लिए नहीं कहें। जिस समय आप किसी वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, उस समय तक उस वेरिएबल की जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू है वो यूज होगी। जैसे लाइन नंबर 2 पर आप एक्स वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, तो आगे के प्रोग्राम में क्या है, इंटरप्रेटर नहीं जानता। इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को सीक्वेंशियली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। किसी भी स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल अगर मिलता है तो उस स्टेटमेंट से पहले तक उस वेरिएबल की क्या लेटेस्ट वैल्यू थी वो यूज होगी। तो अभी तो 5 ही है, तो इस लाइन पर 5 यूज होगी। अब एक्स वेरिएबल का यूज यहाँ पर फिर हुआ, इंटरप्रेटर फिर चेक करेगा कि इस लाइन से पहले तक एक्स की वैल्यू अपडेटेड क्या है, 10। तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 10 है और लाइन नंबर 2 पर एक्स की वैल्यू 5 थी। पूरे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरे प्रोग्राम हमेशा एक ही रहेगी। हर पॉइंट पर, पॉइंट वाला हर स्टेटमेंट पर वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया कि वेरिएबल का नाम वेरिएबल क्यों होता है। अब जो वैल्यू बदल रही है, इसमें टाइप का कॉन्सेप्ट तो नहीं है कोई। जैसे मैंने पहली बार वेरिएबल बनाया था तो उसमें 5 रखा। 5 एक इंटीजर वैल्यू है, आपने वैल्यू बदली और दोबारा जब बदली तो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया या आपने करा था, समझ नहीं आ रहा, कि आपने 10 करा और 10 भी कैसी वैल्यू है, इंटीजर। तो क्या ऐसा तो रूल नहीं है कि वेरिएबल अपनी वैल्यू बदल सकता है लेकिन टाइप सेम होना चाहिए, जो पहली बार था वही टाइप होना चाहिए, पूरे प्रोग्राम में वैल्यू बदल ले कोई दिक्कत नहीं। या टाइप भी बदल सकता है, मतलब इस बार हम चाहते हैं कि ये फ्लोट हो जाए, बदल तो रही है लेकिन जो वैल्यू बदल रही है ना उसका हम टाइप भी बदल रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगली बार वैल्यू बदलेंगे और वैल्यू का टाइप हम स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करेगा। पाइथन में इसका आंसर अलग है, जावा में इसका आंसर अलग है, हर लैंग्वेज में इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। तो ये टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, कि क्या वेरिएबल की वैल्यू जो बदली जाती है वो किसी भी टाइप की बदली जा सकती है, इसका एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है जो हर लैंग्वेज पे आप बता सकते हैं। पाइथन में इसका आंसर यस, पाइथन में आप ऐसा कर सकते। जावा में, सी में, डॉट नेट में इसका आंसर नो है। आप इन लैंग्वेजेस में वैल्यू बदल सकते हैं, वेरिएबल है,
लेकिन रूल है कि पहली बार जैसी वैल्यू आई थी, अब जब भी बदलेगी उसी टाइप की बदलेगी। दैट मीन्स पहली बार इंटीजर आया है तो पूरे प्रोग्राम में वो वेरिएबल इंटीजर ही रहेगा, वैल्यू बदल ले लेकिन इंटीजर ही बदलेगा। ठीक है, यहां से लैंग्वेज में बंटवारा हो गया, दो तरह की लैंग्वेजेस हमारी अब आ गई। ठीक है, एक होती है हमारी, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस में बन गई। एक को हमने कैटेगरी दी स्टैटिकली टाइप, स्टैटिकली टाइप, और दूसरे को हमने कैटेगरी दी डायनेमिकली टाइप। स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बार वेरिएबल जिस टाइप की वैल्यू के लिए बनाया गया है, थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उसी टाइप की वैल्यू को वो स्टोर कर सकता है। वैल्यू बदल सकता है लेकिन टाइप उसका वही रहना चाहिए जो पहली बार है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब बदलते हैं तो टाइप को कंसीडर नहीं करते, किसी भी टाइप की बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं एक प्रोग्रामर के हेडेक की बात करूं तो स्टैटिकली टाइप्ड में प्रोग्रामर की हेडेक ज्यादा होती होगी, ध्यान रखना पड़ेगा उसे। प्रोग्राम 500 लाइन का हो गया, ऊपर जाकर देख के आओ किस टाइप का था वेरिएबल, फिर आप नीचे आके उसी टाइप की वैल्यू बदल सकते हो। डायनेमिकली टाइप्ड में प्रोग्रामर की हेडेक ही नहीं है, किसी भी पॉइंट पर वेरिएबल में कुछ भी असाइन कर दो, कोई मना ही नहीं होगी। आपको ये पता करने की जरूरत ही नहीं है कि पहली बार जब मैंने बनाया था लाइन नंबर 1 पर तो किस टाइप का बनाया था। तो भाई पाइथन के साथ एक टैग लाइन जुड़ी हुई है, पाइथन एज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कदम कदम पर आपको ऐसे टॉपिक मिलते रहेंगे जिससे आपको फील आता रहेगा हाँ ये चीज पाइथन में सिंपल हो गई है और ये चीज बाकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जो कि अभी दिख रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो अब स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज में दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो आपको एज प्रोग्रामर डेटा टाइप भी बताना पड़ता है। पहली बार जब आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल से पहले आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए बनाया जा रहा है, अब इसमें इंटीजर वैल्यू ही आएगी। और थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये बात अब माननी पड़ेगी क्योंकि आपने खुद ही बताया है, आप खुद बताते हो कि मैं एक्स में इंटीजर रखूंगा, तो अपनी बात पर रहना पड़ेगा आपको। थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इस वेरिएबल में इंटीजर रखना ही पड़ेगा आपको। आप कैसे फ्लोट कर सकते हो, ऊपर बता कर आ रहे हो इंटीजर। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज में प्रोग्रामर इस काम को नहीं करता, इस काम को करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लैंग्वेज ने खुद ले रखी। लैंग्वेज कह रही है आप रहने दो, हम अपने आप देख लेंगे कि किस टाइप की वैल्यू है, उसी टाइप का वेरिएबल अपने आप मान लेंगे। आपने वैल्यू अगर बदली तो हम अपने आप चेक कर लेंगे ये कौन सी वैल्यू है और इस बार वेरिएबल का टाइप हम वही कर देंगे। आपने फिर बदली, हम चेक करेंगे और वेरिएबल का टाइप फिर बदल देंगे। मेरी हेडेक किसने ले ली? लैंग्वेज ने ले ली। अब ये बताओ, प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन आसान लग रही है? एग्जीक्यूशन टाइम के बारे में सोचो, इन 10 स्टेटमेंट को सी में चलाना और इन 10 स्टेटमेंट को पाइथन में चलाने में डिफरेंस आएगा। क्योंकि सी में जब मैं ये स्टेटमेंट चलाऊंगा तो सी में जो सी का एनवायरमेंट है, जो सी के प्रोग्राम को रन करेगा, उसे इस बात का डिसीजन लेना ही नहीं होता कि वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्रामर ने लिख दिया है कि किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। तो इस लाइन का एग्जीक्यूशन फास्ट हो। पाइथन में इस लाइन का एग्जीक्यूशन करने में टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? प्रोग्रामर बता ही नहीं रहा है किसका टाइप क्या होगा, लैंग्वेज को डिसाइड करना पड़ रहा है वैल्यू को देखकर, तो टाइम तो लगेगा कुछ ना कुछ। अब ये टाइम इतना नहीं होता कि हमारी आंखें फील कर पाए, हमारा ब्रेन समझ पाए, लेकिन होता तो हो गई। भले ही 1 सेकंड का 100वां हिस्सा होता हो, होगा तो जरूर हमारा। पाइथन के बारे में आपने एक लाइन सुनी होगी, पाइथन एक स्लो एग्जीक्यूशन वाली लैंग्वेज। क्यों? दिख रही वजह एक हमारे लिए, इस तरह की हजारों वजह होंगी, एक ये दिख रही है हमारे लिए
कि मेरे प्रोग्राम में हजारों वेरिएबल अगर मैं ले आऊं तो हजारों वेरिएबल का टाइप लैंग्वेज खुद डिसाइड करती है, कब? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आता है तब। तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा हमारा। अब या तो एग्जीक्यूशन देख लो या सिंप्लिसिटी देख लो, दोनों चीजें तो नहीं मिलेंगी आपको। चलो, तो अब इस बात को लिख लेते हैं। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें प्रोग्रामर रेस्पॉन्सिबल होता है, बोलिए। अलग ले लो। अगर मैं यहाँ पर एज लिख दूं, जब आप 5 साल के थे तो आपकी एज 5 साल है। आप थोड़ा आगे बढ़े तो आपकी एज ही बढ़ी, कुछ और थोड़ी बड़ा होगा। अगर मैं एज के फैक्टरों को लेकर चल रहा हूँ तो अगली साल भी मैं एज को ही पूछूंगा, और आगे बढ़ेंगे तो भी एज को ही पूछूंगा। तो यहाँ पर फील क्या आ रहा है कि समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम उसी फैक्टर को ही समझ रहे हैं कि वो फैक्टर में क्या चेंज हो रहा है। तो वो समय प्रोग्राम में क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन्स होती है। तो अगर मैं एक्स की जगह एज लिख दूं तो अगली बार आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं आगे जाकर नेम ऐसे लिख रहा हूँ। मैं तो एज को ही कंसीडर करना चाहता हूँ कि आगे जाके एज कितनी हो गई, फिर एज कितनी हो गई आपकी। तो वेरिएबल का नाम इसलिए मुझे सेम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल का नाम सेम रखते हैं जब मुझे काम उसी वेरिएबल पर ही करना हो। अब आरबीआई है, जब लोन लिया होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% का था। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 का हो गया है। तो आर ओ आई बढ़ा है ना, तो वेरिएबल का नाम तो आर ओ आई रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दोबारा जो बदला है उसका नाम बदल थोड़ी देंगे, वेरिएबल का नाम तो वही रखेंगे हम। तो नाम इसलिए सेम रखना पड़ता है हमारे। बराबर, समझाने के लिए आसान हो मैंने इसलिए वेरिएबल का नाम एक्स रख दिया। प्रिंट लेटेस्ट वैल्यू करता है। प्रिंट प्रोग्राम में जितने लगा रखे हैं उतनी बार वैल्यू प्रिंट होगी। अभी मैंने प्रोग्राम में कितने प्रिंट लगा रखे हैं? 4। लाइन नंबर 2 पर लगा रखा है, 5 पे लगा रखा है, 8 पे लगा रखा है, 11 पे लगा रखा है। अब अपना क्वेश्चन दोबारा पूछो, मैं बस तो आंसर दूंगा। उस समय जो लेटेस्ट वैल्यू है एक्स में थी वो। तो इसका मतलब लाइन नंबर 2 पर एक्स वैल्यू क्या आएगी? लाइन नंबर 2 पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सामने कोड देखो। उस समय तक एक्स की अपडेटेड वैल्यू क्या है? जिस समय लाइन नंबर 2 चल रही होगी उस समय तक एक्स की वैल्यू क्या है? 5। 5 आएगी। आगे के प्रोग्राम में क्या हुई है उसका मतलब ही नहीं। जिस समय लाइन नंबर 5 चल रही है उस समय एक्स की वैल्यू क्या हो गई है? ठीक है। अब आप कहो सर यहाँ प्रिंट ही नहीं करता मैं, मत करो। तो अब ये बताओ यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेटेस्ट क्या है? 10। अब आपने उससे पहले जो थी आपने उसका यूज करा करा नहीं करा, आप जानो करा नहीं करा। लेकिन जिस समय जो वैल्यू यूज हो रही है उससे पहले जो अपडेटेड है वो यूज होगी हमारी। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज वो होती है जिसमें प्रोग्रामर रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोग्रामर इज रेस्पॉन्सिबल टू मैनेज डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज वो होती है जिसमें लैंग्वेज इज रेस्पॉन्सिबल टू मैनेज डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। प्रोग्रामर की सिरदर्दी लैंग्वेज में ले। तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल बनेंगे स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज के, सी, C++, जावा, एटसेट्रा, ये लैंग्वेजेस कैसी हैं हमारी? स्टैटिकली टाइप। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल बनेंगे
उसमें आर लैंग्वेज हो गई, पाइथन लैंग्वेज हो गई, इस तरह से और भी लैंग्वेज हो सकती हैं जिनमें हमारा डायनेमिकली टाइप्ड का कॉन्सेप्ट चल। तो फ्यूचर में कोई भी लैंग्वेज अगर आती है नई, तो बनाने वाले को डिसाइड करना है कि वो अपने आप को स्टैटिकली टाइप्ड रखेगा या डायनेमिकली टाइप्ड रखेगा। स्टैटिकली टाइप्ड में वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स एक एग्जाम्पल में ऐसा होगा और इक्विवेलेंट इसमें ऐसा होगा। ठीक है, तो स्टैटिकली टाइप कोई भी लैंग्वेज होगी उसमें मुझे अगर कोई वैल्यू 10 रखनी होगी वेरिएबल एक्स में, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, और डायनेमिकली टाइप में मुझे बस इतना लिखना होगा, वही वैल्यू वही वेरिएबल। यहाँ मुझे कम बातें लिखनी पड़ रही, यहाँ मुझे ज्यादा बातें लिखनी पड़ रही। यहाँ पहले मुझे सीखना पड़ेगा इंट के अलावा और क्या क्या होता है, यहाँ मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है और क्या क्या होता है। वेरिएबल लिखो, वैल्यू लिखो, खत्म। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं, फ्रॉम मेमोरी। अब इसको आप मेमोरी बोलो, मेमोरी बोलो, जो आपका मन करे बोलो। तो इसका मतलब क्या है? हमारे कंप्यूटर में, जो हमारा कंप्यूटर होता है, लैपटॉप मान लो, कंप्यूटर मान लो, कुछ भी मान लो, एक मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई चल रही है। सिस्टम शटडाउन होने पर उस मेमोरी में जो भी डेटा था डिलीट हो जाता है, कुछ नहीं रहता। एक वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है, जब आप खुद डिलीट करोगे तब डिलीट होगा। सिस्टम 10 बार बंद करो, 10 बार चलाओ, 5 साल रखो, 10 साल रखो, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने एक मूवी रखी है डी ड्राइव के अंदर, तो वो किस मेमोरी का पार्ट होगा डी ड्राइव? प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि वो अपने आप डिलीट तो नहीं होती है लाइट जाने पर। ठीक है, तो एक है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम रैम के नाम से भी जानते हैं। जो रैम होती है हमारे कंप्यूटर में, वो यही होती है। तो हमारे कंप्यूटर की रैम में जो भी डेटा रहता है वो तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई चल रही है। सिस्टम शटडाउन होने पर रैम क्लियर हो जाती है, उसमें कुछ डेटा नहीं। ठीक है, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, या जो हमारी पेन ड्राइव होती है, या हमारी जो सीडी डीवीडी होती है, इनको कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाती है? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज। इनमें डेटा एक बार आ गया तो जब तक डिलीट नहीं करोगे तब तक जाएगा नहीं। पावर सप्लाई से मतलब नहीं, पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। अब हमारे कंप्यूटर में एक और होता है जिसको कहते हैं हम सीपीयू। इसको डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए। भाई, हमने इससे कहा 4 की गुणा 5 से कर दो, तो ये गुणा करना जानता होगा, लेकिन 4 और 5 डेटा कहाँ से उठाएगा? दो ही जगह है, या तो उठाएगा रैम से या उठाएगा हार्ड डिस्क से। तो सीपीयू कह रहा है कि मैं सिर्फ बात करता हूँ रैम से। सीपीयू सिर्फ डेटा उठाता है रैम से। सीपीयू कभी डेटा हार्ड डिस्क से नहीं उठाता। तो आप किसी भी ऑपरेशन को जब करवाते हैं और वो हो गया, आउटपुट आ गया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जिस डेटा का इस्तेमाल ऑपरेशन में हुआ है उसकी कॉपी कहाँ गई होगी? रैम में गई होगी। तभी सीपीयू ने उसको आउटपुट में दिखाया है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अब ये जो यूजर है, हम और आप लोग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, इंसान रैम को एक्सेस नहीं कर पाते। इंसानों को एक्सेस मिला हुआ है सेकेंडरी मेमोरी का। आप अपनी फाइलों को कहाँ रखकर आ सकते हैं? हार्ड डिस्क में रख के आ सकते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सब हार्ड डिस्क का पार्ट हो। आप अपनी फाइलों को
हार्ड डिस्क में रख के आ सकते हैं, उसके आगे आप नहीं जा सकते। आप अपना कोई भी डेटा, कोई भी फाइल रैम में रखकर नहीं आ सकते, क्योंकि रैम के अंदर ड्राइव नहीं होती, रैम में फोल्डर नहीं बनते, रैम में फाइलें नहीं होती। तो अब जब हम कोई भी फाइल सेकेंडरी स्टोरेज में रख देते हैं, अभी मैं बहुत स्पेसिफिक होकर बताऊंगा क्योंकि कहानी लंबी हो जाएगी। मैं एक पाइथन के प्रोग्राम के बारे में सोच रहा हूँ जो आप लिख रहे हैं। P33 नाम से मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो ये मेरे कंप्यूटर में स्टोर है। अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, मैं कल आके देख सकता हूँ, ये देखो ये पड़ा हुआ है। तो ये प्रोग्राम मेरे जी ड्राइव में रखा हुआ है, मतलब ये प्रोग्राम कुल मिलाकर सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ है। अब मैं इस प्रोग्राम में अगर कोई वेरिएबल बनाता हूँ, लेट अस सपोज x इक्वल टू 10, और मैं इस वेरिएबल पर कोई ऑपरेशन करता हूँ, x की मल्टीप्लाई 5 से कर दी, तो ये जो x है, या चलो एक वेरिएबल और ले लिया y, इसकी वैल्यू 5 कर दी। अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, आउटपुट आ गया 50। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो 10 और 5 है, ये कहाँ आया होगा, रैम में आया जरूर होगा। तभी आउटपुट में 50 आगे बंदा आ ही नहीं सकता, क्योंकि सीपीयू ने अगर 50 कर दिया, गुणा कर दी, मतलब उसको डेटा रैम से मिल गया होगा। कैसे मिल गया? ये फाइल तो कहाँ रखी, हार्ड डिस्क में रखी है। अब स्लो मोशन में समझो। जब आप रन पे जाते हो और रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हो, तो इंटरनली क्या होता है, इंटरप्रेटर क्रिएट होता है रैम के अंदर। अभी कहाँ है? अभी जब आपने पाइथन को इंस्टॉल करा था, तो सी के अंदर किसी फोल्डर में हमारा जो इंटरप्रेटर है उसकी फाइल्स रखी हुई है। जैसे ही आप रन पे क्लिक करते हो, इंटरप्रेटर पहले रैम में आता है, और इंटरप्रेटर फिर आपके प्रोग्राम को रैम में लेकर आता है। फिर आपके प्रोग्राम में जितना भी वेरिएबल था, उन सबको मेमोरी लोकेट करी जाती है। फिर जाके मशीन कोड बनता है, और फिर आपका सीपीयू को डेटा दे दिया जाता है। जब काम पूरा हो जाता है, तो जो भी रैम में आया था उसको डिलीट कर दिया जाता है, इंटरप्रेटर भी डिलीट हो जाता है मेमोरी से, और रैम हमारी खाली हो जाती है। इस दौरान कंप्यूटर चलते चलते अचानक से लाइट चली जाए, तो उसी समय रैम में सब कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मैक्सिमम रैम में डेटा कब तक रहेगा, जब तक लाइट आ रही है, पावर सप्लाई चल रही है। उससे पहले भी रैम से डेटा डिलीट हो सकता है अगर काम पूरा हो गया है। सिस्टम चल रहा कोई बात नहीं, काम पूरा हो गया, रैम को खाली करो और लोगों को आने दो, क्योंकि रैम तो 4 GB है हमारे पास। इतना जगह नहीं है कि हम बनाए रखें डेटा आपके पास। हार्ड डिस्क में हजारों फाइल है, मुझे सबको रन कराना है, सबको मौका मिलेगा, तो रैम में जो आए काम पूरा करे जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अपने वेरिएबल को मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूँ, तो मेरा मकसद मेमोरी बताना रैम होता है। तो जब मैं मेमोरी शब्द को बोलूं, और ये ना बोलूं कि वो प्राइमरी मेमोरी है कि सेकेंडरी मेमोरी है, तो ऑटोमेटिकली उस शब्द का मतलब क्या होता है, हमारा रैम। तो सिर्फ मेमोरी शब्द रैम को रिप्रेजेंट करता है। अब इस पूरी कहानी में से अगर मैं रैम को बाहर निकाल लूं, तो रैम के अंदर हमारे ब्लॉक्स होते हैं। आप रैम को देख नहीं सकते आंखों से, किसी तरह से देख ले उसमें ब्लॉक कहाँ देखते हैं, कॉन्सेप्ट है ना। रैम के अंदर इस तरह से ब्लॉक बने हुए हैं। अब रैम में जब भी कोई चीज आएगी, इन्हीं ब्लॉक में जाकर स्टोर करी जाती है। हर ब्लॉक की पहचान, उसका एक एड्रेस होता है। हर ब्लॉक का एड्रेस, जैसे आपका मकान नंबर होता है, मकान नंबर 1 2 3 4, ऐसे ही मान लो रैम में हर ब्लॉक का एड्रेस होगा। क्या एड्रेस होगा मुझे नहीं पता। एड्रेस बनाने वाला काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो विंडोज को पता है कि एड्रेस 4 डिजिट का होगा, कि 8 का होगा, कि 15 का होगा, कि 20 का होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है, मैकिन्टोश है, कौन है, तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, हम और आप इसमें कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये काम करने देते हैं। और जब हम अपने प्रोग्राम में इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कराते हैं,
तो इस स्टेटमेंट को रैम में जगह मिलती कैसे मिलेगी? कहीं भी 10 को मेमोरी मिल गई, कहाँ मिली हम नहीं जानते, मान लेते हैं यहां मिली, मान लेते हैं इस जगह जाके हमारा 10 स्टोर हो, ऐसे एक और मेमोरी ब्लॉक रैम में रिजर्व होगा एक्स के लिए, मान लेते हैं वो ये रहा। अब इस मेमोरी ब्लॉक में एक्स स्टोर नहीं होगा, बल्कि इस मेमोरी ब्लॉक का नाम एक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें स्टोर क्या होगा? इसमें स्टोर होगा उस वैल्यू का एड्रेस जो एक्स के पास थी। एक्स के पास क्या वैल्यू थी? 10। तो 10 रैम में जिस मेमोरी ब्लॉक पे आया है उसका कोई एड्रेस हम एज्यूम कर लेते 1000, ये 1000 जाके एक्स के ब्लॉक में स्टोर हो जाए, ऐसे करें। इट इज लाइक कि ये जो एक्स है वो उसको क्या करने लगेगा? पॉइंट या रेफर करने लगेगा। तो रैम में 10 कहाँ होगा? पता नहीं कहाँ होगा। एक्स कहाँ होगा? पता नहीं कहाँ होगा। लेकिन एक्स को ये पता होगा 10 कहाँ है। कैसे पता होगा? एक्स के पास क्या है? 10 का एड्रेस पड़ा हुआ है। जब मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल को समझते हैं पाइथन के अंदर, तो किसी भी स्टेटमेंट में जब वेरिएबल बनता है तो इंटरनली दो मेमोरी लोकेशन रैम के अंदर होते हैं, एक वैल्यू के लिए और एक वेरिएबल के लिए। वेरिएबल में वैल्यू का एड्रेस जाकर स्टोर कर दिया जाता है। इस तरह से मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे कहूँ वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल एक्स कौन है, हम क्या बोलेंगे? ए वेरिएबल इज ए रेफरेंस, a variable is a pointer to a value, है ना। from memory point of view a variable is a reference or pointer to a value। तो ये क्या है? हमारा एक रेफरेंस है या हमारा एक पॉइंटर होता है जो किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे रेफरेंस का मतलब, तो रेफरेंस का मतलब तो आप जानते हो ना। जैसे मान लो आप बीटेक एमसीए या बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, कोर्स पूरा हो गया, जॉब नहीं लगी, क्या ढूंढोगे? रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? एक जरिया, एक माध्यम जो आपको कहीं पहुंचा पाए जहां पर जॉब लग सकती है। तो रेफरेंस मतलब होता है जरिया जिसके थ्रू मैं कहीं पहुंच पाऊँ। एक्स कौन है? एक्स एक जरिया है जिसके थ्रू आप 10 तक पहुंच सकते हैं, मेमोरी में 10 कहाँ रखा हो। इसलिए हम क्या बोलेंगे? इस वेरिएबल को एक रेफरेंस कह सकते हैं। पॉइंटर क्यों कह रहे हैं इसके लिए? क्योंकि ये वेरिएबल उसको पॉइंट कर रहा है, मतलब उसको रेफर कर रहा है या पॉइंट कर रहा है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर हम मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल इज अ रेफरेंस और ए पॉइंटर टू ए वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब इस बात को जानना जरूरी था। अगर ये बात हम नहीं जानते तो क्या आगे के प्रोग्राम नहीं बना पाते हम? बना पाते, कोई दिक्कत नहीं आती। आप अच्छे प्रोग्रामर बन भी जाते और शायद आप हजारों लाखों रुपए सैलरी भी ज्वाइन कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। और अभी भी मार्केट में 10 साल एक्सपीरियंस वाले प्रोग्रामर हो सकता है इन बातों को ना जानते हो फिर भी कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इन बातों की जरूरत कब पड़ती है? जब लार्ज स्केल पर आपकी एप्लीकेशन चलती है और एक साथ आपकी एप्लीकेशन को लाखों यूजर यूज करने आ रहे हैं। अचानक से एप्लीकेशन की क्रैश हो जाती है, क्यों हो गई? मेमोरी नहीं होगी हमारे पास। अब आपको पता है मेमोरी क्या होती है। अभी तक तो एक प्रोग्राम है, मैं अकेला चला रहा हूँ, रन पे क्लिक करके चले गया, मैटर ही नहीं करता क्या होती है memory। सचिन तेंदुलकर जब अपना आखिरी क्रिकेट मैच खेल रहे थे, जो टेस्ट मैच खेल रहे थे, उसकी ऑनलाइन टिकट बुक करने की जो वेबसाइट थी वो क्रैश हो गई। क्यों हो गई थी? एक साथ बहुत डाटे डाल है। आप अपने जब रिजल्ट देखते हो, जिस दिन रिजल्ट आता है तो वेबसाइट बैठ जाती है। क्यों? ट्रैफिक इतना जाता है, एक साथ बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ जाती है, मेमोरी की जरूरत पड़ती है, मेमोरी है ही नहीं हमारी। वेबसाइट बनाने वाले ये कह रहे हैं यार हम मेमोरी क्यों बनाए, क्योंकि सब 65 दिन इतनी जरूरत ही नहीं। एक दिन जरूरत पड़ रही है, चलने में जो चल रही है। अगर हम मेमोरी बढ़ा देंगे तो खर्चा नहीं बढ़ जाएगा उनका फिर?
और जरूरत कब है, बस एक दिन भी नहीं, 1 घंटे, 1 घंटे बाद देख लो तुम्हें कौन सी आफत आ रही है, बदल तो जाएगा नहीं। तो उस समय जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ सर्वर पे, तो मुझे आइडिया होना चाहिए रिगार्डिंग मेमोरी, मेमोरी मतलब रिगार्डिंग रैम। सर्वर पे मेरी एप्लीकेशन चल रही है, वहां पर रैम कितनी है और मैंने जो कोड करा है उसको कितनी जरूरत पड़ेगी, कंपैटिबल है। ऐसा तो नहीं है कि 4-5 यूजर एक साथ आ जाए और उधर रैम उनकी फुल हो जाए और मेरा एप्लीकेशन आके रेस्पॉन्स करने ही बंद कर। तो उस पॉइंट पर मुझे नॉलेज की जरूरत है। ठीक है, तो अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे समझानी पड़ेगी। जैसे अभी आपने एक पॉइंट समझ में आ गया कि इस लाइन में 2 मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो, एक 10 के लिए और एक एक्स के। ठीक है, अब क्या इन बातों को प्रैक्टिकली समझा जा सकता है, हमने कहा इन बातों को प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। समझाइए, कैसे समझाएंगे। हमारे पास आईडी नाम का एक फंक्शन होता है। आईडी फंक्शन कह रहा है आप मुझे वैल्यू दो, मैं उस वैल्यू का रैम में क्या एड्रेस है लाकर दे दूंगा। अब आप जो एड्रेस मिल रहा है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, अगर आगे के प्रोग्राम में कई बार उसका यूज करना चाहते हो। और अगर आप सिर्फ एड्रेस को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट के अंदर भी आईडी फंक्शन से किसी वैल्यू का एड्रेस ला सकते हो। ये मेमोरी एड्रेस है किसका, जब प्रोग्राम रन हुआ होगा, रैम में 10 आया होगा, तो रैम में 10 किस एड्रेस पर आया है, वो एड्रेस ये। अब इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि सिक्योरिटी के लिए ये आपको जो दिया गया है ये मैनिपुलेटेड एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेस नहीं है। एक्चुअल एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाकर इंटरप्रेटर को दिया, इंटरप्रेटर ने उसमें कुछ चेंजेस करे और आपको दे दिया। एक्चुअल एड्रेस इंटरप्रेटर के पास था, आपको जो दिखाया गया है कोई और है, लेकिन आप इसके थ्रू अपना काम कर सकते हैं। आप इस एड्रेस को लेकर इंटरप्रेटर के पास जाएंगे, उसे पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग एक्चुअल एड्रेस क्या है और आपको वहां तक वो पहुंचा देगा। सी में ये प्रॉब्लम होती, सी में क्या होता था, एक्चुअल एड्रेस आपको एज ए प्रोग्रामर आपको देते थे और आप क्या करेंगे, आप एक्सीडेंटली कुछ भी उस एड्रेस पे वैल्यू में चेंज करके आ सकते हो, है ना। ये चीज पाइथन में अलाउड नहीं हो पाई। बराबर आईडी फंक्शन से हम इस काम को कर सकते हैं। अब सर एक्स का भी तो कोई एड्रेस होगा, क्या वो भी निकाल सकते हैं, निकाल देंगे। एक्स वेरिएबल का हम एड्रेस निकालना चाहते हैं, एक्स का जो मेमोरी ब्लॉक था वो कहाँ बना है। तो आंसर आया कि पाइथन में जो वेरिएबल होता है उसका अपना निजी एड्रेस आपको कभी नहीं दिया जाता। जब आप किसी वेरिएबल का एड्रेस मांगेंगे तो इंटरप्रेटर आपको उस वैल्यू का ही एड्रेस दे देगा जो वैल्यू आपने अपने वेरिएबल में रखी हुई थी। तो आपने एक्स वेरिएबल में क्या वैल्यू रखी हुई है, 10। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस लाइन में एक्स का एड्रेस नहीं देगा, एक्स की जो वैल्यू 10 थी उसका जो एड्रेस था वही दे देगा। इसका मतलब तो ये हो गया, तो लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 दोनों का आउटपुट कैसा आ जाएगा, सेम। तो पाइथन में आप चाहे वैल्यू का एड्रेस मांगो चाहे वेरिएबल का एड्रेस मांगो, हमेशा किसका एड्रेस मिलेगा, वैल्यू का मिलेगा। आपको जो वेरिएबल है इसकी एक्सेस कभी नहीं मिलेगी डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरह से आईडी फंक्शन का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। और सुनो, आप किसी वैल्यू का पाइथन में क्या टाइप डिसाइड हुआ है, जैसा अभी आपने बताया कि पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप खुद डिसाइड होता है, प्रोग्रामर को नहीं बताना होता। तो क्या हम पता कर सकते, हमने कहा किसी वैल्यू का क्या टाइप पाइथन में है, टाइप फंक्शन से पता कर सकते। क्लास इंट, अभी के लिए क्लास को इग्नोर करेंगे, इंट की बात करते हैं जो हम डिस्कस करते थे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ वेरिएबल का टाइप, हमने कहा जब वैल्यू का टाइप 10 है तो इसका वेरिएबल का टाइप भी क्या आएगा, इंट ही आएगा, अलग थोड़ा ना आएगा। तो किसी वेरिएबल का टाइप बाय डिफॉल्ट वही होता है जो उसकी वैल्यू का टाइप होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम आईडी फंक्शन से एड्रेस गेट कर सकते हैं और टाइप फंक्शन से हम किसी वैल्यू का टाइप गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, अभी हमारा आधा हुआ है, पूरा खत्म नहीं हुआ है, पहले जितना हुआ है उतना लिख लें। आईडी फंक्शन क्या करता है,
आपसे वैल्यू मांगेगा या वेरिएबल मांगेगा। करता क्या है, इट रिटर्न्स वर्चुअल एड्रेस। एक्चुअल नहीं होता, वर्चुअल होता है, काल्पनिक एड्रेस है जो आपको मिल रहा है, पता नहीं एक्चुअल क्या रहा हो। जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न आपको एक्चुअल एड्रेस नहीं दे रहा है। इट रिटर्न्स वर्चुअल एड्रेस ऑफ गिवन वैल्यू, जो आपने वैल्यू दी थी उसका एड्रेस है। एंड काम करते हैं, इसको अलग लिख, ताकि छोटा लिख पाऊंगा, ये तो बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। अगर मैं आईडी फंक्शन को वेरिएबल के साथ यूज करता हूँ तो क्या, इट रिटर्न्स वर्चुअल एड्रेस ऑफ गिवन वैल्यू रेफर्ड बाई वेरिएबल। इट रिटर्न्स वर्चुअल एड्रेस ऑफ वैल्यू रेफर्ड बाई गिवन वेरिएबल, जो वेरिएबल आपने गिवन था यहाँ पर, वो जिस वैल्यू को रेफर कर रहा था उसी का एड्रेस आएगा, कुल मिलाकर एड्रेस उसी का आएगा। टाइप फंक्शन का आता है। डेटा टाइप और गिवन वैल्यू। It returns data type of value referred by जो वेरिएबल आपने यहाँ लिखा है वो वेरिएबल जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है उसी का टाइप लाकर हमें ये दे देता है। तो इस तरह से मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब आपने कहा कि अभी ये अधूरा है, सर पूरा कर दीजिए इसे, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। उन्होंने कहा सही बात है। मैंने लिखा है यहाँ पर x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। मैंने प्रिंट कराया x, मैंने प्रिंट कराया y। किसी को नहीं पता बिहाइंड द सीन मेमोरी में क्या हुआ। तो अब मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ कि 10 आया मेमोरी में और x इसको रेफर कर रहा है, तो मैं शॉर्ट में ऐसे दिखा दूंगा, पूरी रैम नहीं दिखा कर। ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 ये भी होगा और y इसको रेफर कर रहा है। इंटरनली पाइथन में जब कभी दो वैल्यू प्रोग्राम में यूज होती हैं तो वो अलग अलग मेमोरी में लोकेट कभी नहीं होती, वो एक ही बार मेमोरी में आती है, यानी कि ऐसा नहीं होगा। और जो y है ये भी इसी को रेफर कर रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे 10 के दो मेमोरी लोकेशन हुए थे या एक मेमोरी लोकेशन था। तो एक वैल्यू एक प्रोग्राम में आ गई है, अब वो दोबारा जब भी आएगी अलोकेट नहीं होगी, वही एलोकेशन जो पहली बार हुआ था उसी को रेफर कर देंगे बाकियों के वेरिएबल के लिए। साबित कैसे करोगे इस बात के लिए कि x और y अपने अपने 10 को रेफर ना कर कर एक ही 10 को रेफर कर रहे हैं। क्या निकाल लें दोनों का आईडी ऑफ x पता कर लो, तो x जिसको रेफर कर रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा, और आईडी ऑफ y पता कर लेते हैं। दोनों कैसे हो गए, सेम आ रहे हैं। तो समझ में आ गया मेमोरी में 10 एक ही है। लेकिन सर एक क्वेश्चन और है, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट होगा। अगर मैंने x में चेंज कर दिया तो y को चेंज मिलेगा, y तो नहीं चाहता चेंज करना, क्योंकि 10 जिस मेमोरी में है, जब मैं x को 20 कर दूंगा तो जहां 10 था उसको हटाकर 20 जब करा जाएगा, x भी 20 y भी 20, y क्यों करेगा 20 अपने आप को, उसने थोड़ी कहा था कि मुझे उसी को पॉइंट करवाओ और फिर बदलेगा, तब मैं तो नहीं बदलना चाहता। तो y अपनी जगह सही है।
लैंग्वेज अपनी जगह भी सही है क्योंकि मेमोरी को वेस्ट नहीं कराना चाहते। तो यहाँ पर एक डिसीजन लिया है क्या, कि जितनी भी वैल्यूज हैं पाइथन में, जितनी भी तो नहीं कह सकते, इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज, बूलियन वैल्यूज, ये वैल्यूज इम्यूटेबल होंगी। इम्यूटेबल का मतलब है बदलेंगे नहीं। इम्यूटेबल का मतलब है अनमॉडिफाइबल। अनमॉडिफाइबल यानी कि ये जो 10 है, एक बार मेमोरी में लिख गया, अभी पत्थर की लकीर हो गया, अब ये डिलीट ही होगा मेमोरी से, बदलेगा नहीं। इसको आप बदल नहीं सकते। तो अब क्या एक्स से मना कर दें कि अपनी वैल्यू 10 है, 10 ही रखो पूरे प्रोग्राम में, बदलोगे नहीं? नहीं, एक्स को मना नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे? हमने कहा एक नया मेमोरी लेकर आएंगे 20 के लिए, और एक्स से बोलेंगे इसको रेफर मत करो, अब आप इसको रेफर करो। उधर एक्स भी खुश, उधर वाई भी खुश। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फिर से यहाँ पर एक्स को प्रिंट कराऊं तो 20 मिलेगा, क्योंकि एक्स अब 20 को रेफर कर रहा है। वाई को प्रिंट कराऊं वो भी 10 को रेफर कर रहा है। और आईडी ऑफ एक्स निकालूं तो बदल गई होगी इस बार, हमने कहा कि एक्स इस बार डिफरेंट मेमोरी में जा रहा होगा। ठीक है, पहले एक्स वाई सेम है, एक्स बदल गया, वाई वही है तो पहले था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि बिहाइंड द सीन जब हमारी वैल्यू चलती है तो इस बात को भी कर लेंगे। तो जब भी हमारी वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज आर शेयर्ड टू मल्टीपल वेरिएबल, if variables are having same value, अगर वेरिएबल्स हमारा सेम वैल्यू रखते हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो हमारा शेयर होगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट पर मैंने ये बना दिया प्रोग्राम। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन वैल्यूज आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल शब्द का मतलब हो गया अनमॉडिफाइएबल, दैट इज if we change value, it will change in new memory, not in same memory. ठीक है, तो if we change value it will change in new memory, not in same memory ना। तो इस तरह से हम इस पॉइंट को समझाने के लिए ये लाइन मैंने लिखा। अगर मैंने एक्स वैल्यू बदली है तो नई मेमोरी में चेंज होगी, ना कि सेम। इस तरह से बाई जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। कहाँ यार, दैट इज इसका मतलब है, इंग्लिश में डेट इज का मतलब होता है इसका मतलब। चलो जो भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग में लिखा जा रहा है। आप इसमें जो लिख रहे हैं उसका पाइथन से मतलब नहीं रह गया। आप अपनी भाषा में अपनी चीजों को जैसे समझाना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वेरिएबल का जो चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो गया। कल ऑफ रहेगा हमारा थर्सडे। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी अब फ्राइडे को नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कोई क्वेश्चन किसी का पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं।